अब आता है एकांकी यानी वन एक्ट प्ले। यह एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। पश्चिम में प्रथम महायुद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में भारत की शताब्दी के चौथे दशक में लोकप्रिय हुआ है। संस्कृत नाटक साहित्य में रूपक एवं उपरूपक का मूल स्वरूप कहे जाते हैं। इसके अलावा वीथी, नाटिका, गोष्ठी, प्रकाशिका, काव्य प्रेरणा, क्लासिका आदि इसके निकट है। पश्चिम बंगाल में व्यंग विनोद प्रधान मात्र 3 पात्रों पर केंद्रित एकांकी स्वरूप है। इसमें साधारणतया 20 से 30 मिनट का होता है। इसमें किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। यह कला घनत्व, एकाग्रता, मितव्ययिता कला होती है। इसमें अभिनय और कथन सबसे सर्वाधिक महत्व होते हैं। रंगमंच एकांकी की सीमा और शक्ति दोनों ही होती हैं। इसमें रेडियो रूपक, संगीत रूपक, काव्य रूपक, स्वास्थ्य रूपक आदि सभी विकसित आधुनिक रूप हैं। यदि हिंदी विधा में इसका प्रकाश क्रम देखें तो हिंदी में भारत तेंदु युग का प्रारंभ हुआ और इस युग में 2 प्रकार की एकांकी लिखी गई। एक थी अनुदित और दूसरा मौलिक। अनुदित के यदि हम उदाहरण देखें तो ये है भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत जननी। इसमें भारत के यवन लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं, जिन्होंने प्रेम जंगनी, नील देवी, सती प्रथा, तन मन घन, सती, अमर सिंह राठौर आदि की मौलिक रचनाएं हैं। एकांकी का दूसरा युग माना जाता है जयशंकर प्रसाद का एक घूंट प्रारंभ हुआ है और इसका तीसरा चरण माना जाता है भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां से प्रारंभ हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज की आंखें इत्यादि ऐतिहासिक नाटक हुए थे। एकांकी का चौथा चरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रेशमी टाई और इसके अलावा रजनी की रात, 1 तोले अफीम की कीमत, परीक्षा युग, पूजा, शैतान, संदेह का अंत, सर्वस्व समर्पण इस युग के प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। अंतिम 5वें चरण में जो था ओपन एयर एकांकी, चित्र एकांकी, गली एकांकी इत्यादि इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बसंत ऋतु का नाटक, मम्मी ठाकुराइन, चक्रव्यूह, ढोल की पोल, तलाक इत्यादि प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। अब आता इसी में आता है रेडियो रूपक। रेडियो रूपक यानी रेडियो पे प्रसारित होने वाला नाटक, जिसको कि रेडियो रूपक कहा जाता है। ये लगभग 50 वर्ष पुरानी विधा है। यह एकांकी नाटक का ही एक रूप है। प्रारंभ में इसमें किसी कहानी को अनेक व्यक्तियों के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिससे कि रंगमंच का भ्रम उत्पन्न होता है। उसमें पात्रों की आकृतियाँ, वेशभूषा, साज सज्जा इत्यादि का विस्तृत वर्णन करके उसको यथार्थ रूप दिया जाता था। इस नाटक में काफ़ी फेमस हुए मैक्स लीस, स्टीफेन वेने, कार्ल लुई मैग्निस इत्यादि ने इस क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिया। ये हमारा एकांकी नाटक। अब आता है कठपुतली। कठपुतली शब्द जैसे कि शब्द से ही हम सब परिचित हैं। वास्तव में अगर कठपुतली की परिभाषा कहें तो यह किसी मानव, जानवर, पौराणिक व्यक्तित्व द्वारा बनाई गई पुतला या पुतली को ही कठपुतली कहा जाता है। कठपुतली नचाने वाले कठपुतलियों को हाथ, पाँव ये सारे जो होते हैं इन्हें धागे की सहायता से संचालित करता है। कठपुतली चलाने वाला उन्हीं चरित्र को रूप में बोलता भी जाता है। किसी भी कथा को कहने के लिए कठपुतली चालक शब्दों और कठपुतली चालन में संयोजन बनाकर तालमेल बनाता है। कठपुतली कला वास्तव में प्राचीन कला है। ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व ग्रीक में इस कला के प्रमाण मिलते हैं। कठपुतलियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनका निर्माण भी अलग अलग सामग्रियों से होता है। साधारणतः कठपुतलियाँ उंगलियों में लगाई जाने वाली कठपुतली होती है, जिसे हम कभी कभी दस्तानों के रूप में भी पहनते हैं। कभी कभी हाथ में पहनने वाली कठपुतली इस प्रकार होती है कि लोग जो है उसका संचालन कर सकें। हाथों से संचालित होने वाली कठपुतलियाँ काफ़ी पेचीदगी बड़ी होती हैं। उनके हर अंग को रस प्रकार से बनाया जाता है। उनका संचालन हाथों की अलग अलग उंगलियों से होता है।
इस तरह के रॉड पेपेट, ये एक कंट्रोल रोड होता है। इसके अलावा छाया पपेट, शैडो पपेट, जिसमें कट आउट आकृति को छाया के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह बुर्नक पपेट, जो कि जापान की लकड़ी को छीलकर बनाई जाती है, इत्यादि मेलों में रखी हुई कठपुतलियाँ इसी आधार पे बनाई जाती है। भारतवर्ष में कठपुतली का इतिहास काफ़ी पुराना है। सिंधु घाटी में जो है इसके ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं। तमिल साहित्य में कठपुतली कला को बोम्मालेटम कहा जाता है। 2वीं शताब्दी में ईसा से पूर्व रचित शिल्पैडिकी राम नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया। हमारे काव्य रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, नीति ग्रंथ इत्यादि जो कथा साहित्यकार जो हैं, ये इन ग्रंथों में भी कठपुतलियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि नाटक में, हमारे काव्यों में कठपुतली नाट्य का एक सूत्रधार भी होता है और दोनों में के अंत में अंतर होता है। नाटक का सूत्रधार केवल एक दृश्य की विषय वस्तु को ही बता पाता है, जबकि कठपुतली नाट्य में सूत्रधार वह व्यक्ति होता है जो कठपुतलियों को अपने हाथों से संचालित करता है। भारतवर्ष में खानाबदोश द्वारा कठपुतली कला को विशेष रूप से संचालित किया गया है। ये अलग बात है कि वे स्वयं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। उदयपुर की भारतीय लोक कला महान शिल्प ग्राम में कठपुतली का नियमित प्रदर्शन होता है। कठपुतलियों को यदि हम देखें, उनके निर्माण की यदि हम प्रक्रिया देखें, तो हस्त कठपुतली ये दस्तानों की तरह हाथों में पहनी जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में हुआ है। मनोरंजन के अतिरिक्त ये धार्मिक क्रियाकलापों में भी इनका उपयोग होता है। फिर है रॉड पपेट। रॉड पपेट यह बंगाल में प्रचलन इसका रहा है। आमतौर पर ये 12 से 18 लंबी होती है। इसकी लंबाई 4 से 5 फुट होती है। कभी कभी इसमें एक से अधिक सूत्रधार भी होते हैं। बंगाल में इसे पुतुल नाच कहा जाता है और सूत्रधार खड़ा रहता है। उड़ीसा में कोठी कोही कहा जाता है। सूत्रधार इसमें बैठकर संचालन करता है। कर्नाटका में सूत्रधार अपने सर पर एक रिंग पहनता है और इस रिंग में कठपुतली के दोनों कंधों में बंधी डोर जुड़ी हुई होती है और कठपुतली को हाथों से बंधी डोर से सूत्रधार के हाथों में रहती है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर इसका खेल होता है। गोम्बे आटा कहा जाता है। डोर कठपुतली, इसका मूल स्थान जो है राजस्थान है। ये उंगलियों में लिपटी हुई डोर से नचाई जाती हैं। इनका चेहरा लकड़ी का और शेष शरीर जो होता है कपड़ों का बना होता है। ऐतिहासिक एवं लोक कथाओं की प्रस्तुति इनका प्रिय विषय होता है। छाया कठपुतली, ये जो होते हैं चकड़े की कठपुतली कहा जाता है। इन्हें बकरी या हिरण की खाल से बनाया जाता है। आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा इसका प्रमुख प्रचलन होता है। ये कठपुतलियाँ औसतन 4 से 9 इंच लंबी होती हैं। इसके पीछे जो प्रकाश के कारण ये कठपुतलियाँ जो होते हैं छाया के रूप में सफ़ेद पर्दे पर दिखाई देती हैं। उड़ीसा में इन्हें रावण छाया, कर्नाटका में थोगालू, गोम्बे आटा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये कई प्रकार से कठपुतलियों का निर्माण होता है। कठपुतली नाट्य उपयोग। कठपुतली नाट्य अथवा यूँ कहें कि कठपुतली को माध्यम बनाकर उस विषय पर उचित प्रकार की प्रस्तुति अनेक दृष्टियों से बेहद उपयोगी होती। इसमें संदेह नहीं होता है, मानव पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतली नाट्य के आने से काफ़ी लाभ और उपयोग भी होते हैं। कठपुतली नाट्य छोटे से छोटे स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के लिए एक खुला स्थान चाहिए होता है। कठपुतली नाट्य बेहद कम खर्च में अल्प साधनों से भी इसका संपन्न हो पाता है। कठपुतली नाट्य एक व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि नाटकों में अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट उपयोग एवं विशेषताएं क्या हैं इसकी? कठपुतली नाट्य जो होता है हर दर्शक के हर उम्र के दर्शकों को पसंद आती है। सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने वाले विषय, राष्ट्रीय महत्व के विषय और सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषय जो होते हैं
ये जो होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ अधिकतम लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। बच्चों को इसमें सर्वाधिक आनंद आता है। बच्चों तक संदेश पहुँचाने का कठपुतली का एक सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। भाषा, काव्य, नाट्य, कला की शिक्षा भी एक सशक्त माध्यम है। कठपुतली के लिए अनेक आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। कठपुतली प्रस्तुत के लिए पात्र का अलग अलग आवाज़ का होना आवश्यक होता है। आवाज़ में परिवर्तन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कठपुतली के चेहरे सपाट होते हैं, भावहीन होते हैं, लेकिन इन्हें आवाज़ों के द्वारा जो है इनके भावों को प्रस्तुत किया जाता है। एक समय में कठपुतली नाट्य मंच पर अधिकतर 4 या 5 कठपुतलियाँ होनी चाहिए। मंच पर हर पात्र दूर दूर होते हैं। कठपुतली नाट्य में संगीत का विशेष महत्व होता है। संगीत के सभी पक्षों का जहाँ उचित प्रयोग करना चाहिए। कठपुतली नाट्य की अवधि छोटी होती, अधिकतम 15 मिनट। कठपुतली नाट्य में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक क्षमता के लिए पूर्ण स्थान होता है। इसके संवाद छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। आज जो है हमने हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के अंतर्गत ये पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ये भी हमारी नाटक पे यानी ड्रामा पर आधारित होगी, जिसमें हम फैक्टर ऑफ ड्रामा ये हम पढ़ेंगे।